गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। एक्चुअली ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो आज तक हमने पढ़ा था, दैट वाज मैथमेटिकल टू एंड इट वाज जीरो चैप्टर। और वो इसलिए करवाया गया था कि आप मैथमेटिकल कुछ जो फार्मूले हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, और दो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसका नॉलेज आपको हो जाए। एंड आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। आज हम एक्चुअली फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। जो हमने आज तक पढ़ा है इट वाज अ मेजर पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक्चुअली फिजिक्स जो है इट इज अ स्टडी, it's a branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि नेचर और नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करती है। और ये वर्ड जो फिजिक्स है ये कहाँ से आया है? इट हैज कम फ्रॉम द ग्रीक। तो वहां ग्रीक में एक वर्ड होता है FUSIS, फ्यूसिस, और इसका मीनिंग जो ग्रीक भाषा में है ये वर्ड, इसका मीनिंग होता है नेचर। इसलिए फिजिक्स हम कहते हैं कि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं और जो नेचुरल फिनोमेना जो है उनको स्टडी करते हैं। और फिजिक्स जो है इसको भी हम टू क्लासेस में इसको हम बांट करके स्टडी करते हैं। नंबर वन तो होती है क्लासिकल फिजिक्स। नंबर वन इज अ क्लासिकल फिजिक्स, और नंबर टू है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? पहले बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स क्या है कि 1890 जो ईस्वी से लेकर के इससे पहले की जो फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और जो 1890 के बाद का लिया है, इसके बाद की, इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, उसके बाद पढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, फिर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स क्या चीज़ है? मैकेनिक्स होती है मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड कम है, उनको हम मैकेनिक्स में पढ़ लेते हैं। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है? ये है कि थ्योरी ऑफ द हीट आ गया, टेम्परेचर आ गया, और बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनको हम स्टडी करते हैं। फिर ऑप्टिक्स आ गया। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसकी? नेचर की और प्रोपगेशन ऑफ लाइट। उसके बाद डिफरेंट ऑप्टिकल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज करके इमेज कैसी बनती है, कहाँ बनती है, इस चीज को स्टडी किया जाता है ऑप्टिक्स में। फिर उसके बाद साउंड की बात आती है। तो साउंड में हम क्या करते हैं? साउंड में तो हम स्टडी करते हैं कि साउंड वेव्स होती कैसे हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट कैसे करती हैं, उस चीज को स्टडी किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं? इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि मोशन ऑफ द मैटर दैट हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको स्टडी करती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये चीज है कि एक चार्ज कंडक्टर जो है, चार्ज जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो जब एक मैग्नेटिक फील्ड में जब वो चलता है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। मतलब मोशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसको जो स्टडी हम करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिकल फिजिक्स। फिर 1890 के बाद की जो फिजिक्स है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? उसमें सबसे पहले तो क्वांटम थ्योरी आती है। नंबर वन इज द क्वांटम थ्योरी। उसके बाद नंबर टू रिलेटिविटी आती है, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी आती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। अब जैसे पहले हमने बात की इस क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी क्या होती है कि ये थ्योरी ऑफ मैटर है।
थ्योरी ऑफ मैटर, लेकिन ये किस पे बेस है? इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द क्वांटा। अब क्वांटा होता है कि डिस्क्रीट पैकेट्स जो होते हैं उसमें एनर्जी जाती है, उस पे जो बेस है थ्योरी, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम थ्योरी। उसके बाद रिलेटिविटी की हमने की। रिलेटिविटी होता है इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग ए स्पीड दैट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल जो जिसकी है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे मोशन में है, उसको हम कहते हैं रिलेटिविटी। फिर उसके बाद बात की हमने किसकी? उसके बाद बात की हमने आपसे जो रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिव क्या होता है कि कुछ ऐसे हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जिसकी स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है और वहां से इमिशन ऑफ रेडिएशन होते हैं, उसमें से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाती है एज द रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनको जो इसकी फिजिक्स की जो ब्रांच स्टडी करती है दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इट इज द थ्योरी ऑफ द इमिशन, बिहेवियर एंड इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब और इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स में कैसे इमिट होते हैं, कैसे जाते हैं, क्या इफेक्ट उनका होता है। ये ब्रांच जो स्टडी करती है फिजिक्स की, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से हम फिजिक्स जो है इसको हम अलग अलग क्लासेस में बांट करके, अलग अलग ब्रांचेज, इसकी कितनी सारी ब्रांचेज आगे और भी हैं, उनमें हम इसको स्टडी करते हैं। और एक्चुअली ये फिजिक्स जो है इसलिए इसको एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि इट्स एन एग्जैक्ट साइंस। क्यों? वो क्योंकि इसके बिना जितनी भी हमारी साइंसेस, अदर साइंसेस हैं, इसके बिना किसी को हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसकी फिजिक्स की आपको जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। सो व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट? ये आपको कई बार नोट पूछा जाता है एक छोटा, स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। इसका स्कोप क्या है और इसमें एक्साइटमेंट क्या है? नंबर 1 हम करते हैं स्कोप की बात करते हैं पहले। एक्चुअली स्कोप ऑफ द फिजिक्स इज वेरी ब्रॉड। इसका ब्रॉड स्कोप है। कैसे? जैसे अभी हमने आपके साथ बात कर रहे थे कि इसके आगे कितने सारे फील्ड हैं जिनमें इसको हम स्टडी करते हैं, जैसे मैकेनिक्स से लेकर के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से होते हुए क्वांटम थ्योरी से स्टार्ट करके इलेक्ट्रॉनिक्स तक। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें फिजिक्स यूज नहीं होती हो। इसलिए फिजिक्स का एक बहुत बड़ा स्कोप है इन ऑल द फील्ड्स। इवन की न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकुलर फिजिक्स, कहां तक आपको हम नाम गिराएंगे, तो इसका इतना बड़ा स्कोप है कि ये हर एक फील्ड में यूज होती है। और इन द सेम वे एक्साइटमेंट इसमें बहुत है। एक्साइटमेंट कैसे है कि फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि माइक्रो लेवल, एटॉमिक लेवल से लेकर के मैक्रो लेवल, उस तक हम मेजरमेंट करते हैं। अब जैसे सपोज कर लो हम बात करते हैं कि एक जो यूनिवर्स है उसका साइज जो है, तो उसकी लेंथ हम कहते हैं 10⁻26 मीटर है, और जो इसका एटॉमिक साइज है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। आप हिसाब लगाइए कि 10⁻⁻15 मीटर के आसपास से लेकर इतनी मेजरमेंट भी हम फिजिक्स में करते हैं, और अप टू 10⁻26 मीटर की मेजरमेंट भी हम फिजिक्स में करते हैं। एंड इवन देन द मेजरमेंट्स आर वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट। इसलिए एक्साइटमेंट होती है। इसलिए कहते हैं कि देयर इज मच मोर एक्साइटमेंट इन द फील्ड ऑफ द फिजिक्स। और इसका अगर हम फैक्टर निकालें तो ये आ गया 10⁻26
डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -15, ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 26 प्लस 15, ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 41। इतना फैक्टर है, हिसाब लगा लीजिए आप कि इतने फैक्टर तक हमारी मेजरमेंट जो होती है एग्जैक्टली बिल्कुल अप टू मार्क होती है। अगर हम मास की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10 रेज़ टू पावर -30 kg, हाँ जी। उसके बाद जो मास ऑफ यूनिवर्स जो होता है वो है 10 रेज़ टू पावर 55 kg है। मतलब आप देखिए कि इतना मास भी हम जो मेजर कर लेते हैं और इतना मास भी हम मेजर करते हैं और एग्जैक्टली विद वेरी मच एक्यूरेसी हम मेजर करते हैं। इससे हम कहते हैं कि देयर इज अ मच मोर एक्साइटमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इन रिलेशन टू साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। एक ये नोट आपको आता है, फिजिक्स इन रिलेशन विद साइंस। स्टार्ट विद दिस रिलेशन विद साइंस। साइंस के जितने भी फील्ड हैं उनके साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स के साथ ये क्या हेल्प करता है, जो हमारे फिजिक्स के लॉ हैं उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस मैथमेटिकल लॉज। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में, उसमें फिजिक्स हमको बहुत ज्यादा मदद करती है। नंबर 2, आगे केमिस्ट्री की बात करते हैं। जो हमारे फिजिक्स के लॉज हैं, फिजिक्स के रूल हैं हमारे, उनकी मदद से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, बॉन्डिंग एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सबस्टेंस, इनको स्टडी कर सकते हैं। एक्सरेज हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है, रेडियो एक्टिविटी है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, वेरियस सॉलिड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो हम पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर 3, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमारे लिए कैसे है, अब जैसे इंसान का हार्ट कैसे काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो उसका प्रेशर और उसके बाद प्रेशर का मेजरमेंट जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं इंसान का, उससे हमें पता चलेगा कि इसका हार्ट कितना काम कर रहा है। एक्सरेज को यूज करके हम क्या कर सकेंगे बायो में, कि अपने बॉडी के अंदर कितनी सारी डिजीज को डायग्नोस कर पाएंगे, अगर कोई हमारी बोन्स में कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है उसको देख पाएंगे। अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड से हम इनर ऑर्गन जो होती हैं उनकी फंक्शनिंग ठीक है या नहीं है उसको अच्छे से देख पाएंगे। बाकी आपने वो सुना होगा, वो जो एंजियोग्राफी होती है उसमें क्या करती हैं, एक छोटे से ब्रीक पाइप के आगे कैमरा लगा करके अंदर डाल देंगे, तो अंदर जा करके पूरा उसका स्ट्रक्चर हमको स्क्रीन पर दिखेगा कि हमारे कौन से फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए बायोलॉजी में जो है फिजिक्स का एक अच्छा खासा रोल इसमें रहता है। नंबर 4, अब जियोलॉजी की बात करते हैं। जियोलॉजी में हमारी फिजिक्स जो है तो बहुत मदद करती है। अब ये मदद कैसे कर पाएगी, कि जो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी जो है तो वो हेल्प करती है हमें कि जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर की क्या हिसाब किताब है, उनकी एज कितनी है, ये हम उससे हम निकाल पाएंगे। उसके बाद मेटीरियोलॉजी है, मेटीरियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि इसकी मदद से हम स्टडी करके प्रेशर और टेम्परेचर किसी जगह का कितना है उसको स्टडी करके हमें यह पता लगा सकते हैं कि कहीं कि जो आने वाला वेदर जो है तो वो कैसा होगा, उसके बारे में हम जो फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेस्मोलॉजी है कि हमें अर्थक्वेक का पता चल जाएगा, सेस्मोलॉजी कि हमें जो अर्थ क्रस्ट हैं उनकी मूवमेंट और उनके वेव जो बन रही हैं उनकी मूवमेंट के हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं अर्थक्वेक आने वाला तो नहीं है, अगर आएगा तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा, कितना तक होगा, ये हम स्टडी कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी के साथ इसका है कि
टेलीस्कोप जो होती हैं उनके साथ हमारे बाहर के जो स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, बाहर की सेलेस्टियल बॉडी जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। मूवमेंट कैसी है आगे पीछे की, हम अपनी गैलेक्सी के बारे में काफ़ी सारा जान सकते हैं, बाहर की गैलेक्सी के बारे में हम जान सकते हैं। केपलर लॉ की मदद से हमारे ऑर्बिट्स जो होते हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसलिए साइंस के साथ फिजिक्स का एक बड़ा अच्छा खासा नाता है, और इसके फिजिक्स के जो रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह इस्तेमाल करके हम हर एक एस्पेक्ट ऑफ द साइंस जो है उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। नंबर 2, इसके बाद आती है सोसाइटी की बारी। सोसाइटी की बारी, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी फिजिक्स जो है इसकी एडवांस होने के साथ साथ सोसाइटी में हमारा बहुत फर्क पड़ गया, डेवलपमेंट खूब सारी होगी। एक जमाना था कि जब हमको मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमको डाक पर ही डिपेंड रहना पड़ता। डाकिया आता तो एक आशा की किरण गांव में जग जाती कि हो सकता है कोई संदेश आए, हमारे अपनों का जो अपनों की हमारी खैर खबर हमें दे। लेकिन आज ज़माना आपके सामने ये है कि हमारे तकरीबन छोटे से छोटे बच्चे भी व्हाट्सएप अच्छे से चला लेते हैं। तो इसलिए जैसे एडवांसमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई फिजिक्स की, उसके साथ जो हमारी सोसाइटी है इसका भी लेवल बढ़ा है। अब जैसे अगर हम इसकी कम्युनिकेशन की बात करें, एक ज़माना हुआ करता था कि एक ही टीवी किसी गांव में होता था, तो वो भी अगर कहीं हमको न्यूज़ देखनी पड़ती तो एंटीना ही उसका सेट नहीं हो पाता। और आज ज़माना ये है कि हर घर में टीवी है, डिश टीवी लगा हुआ है और आपको सैटेलाइट चैनल वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आप देश विदेश की खबर एकदम आपके उस पर है। फिर उसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन आपने देखा, उससे क्या हो गया कि आपके फिंगर टिप पे हर एक इंफॉर्मेशन है। सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया, और उसके साथ क्या हुआ, हाँ उसके कुछ ऐसे बुरे प्रभाव हो सकते हैं, और उसमें भी एक्चुअली हमारी गलती गिनी जाती है कि अगर हम अपने दिमाग को उस तरफ ले जाते हैं तो अदरवाइज तो अगर सोचा जाए तो फिजिक्स के आने से हमारी सोसाइटी का जो लेवल है वो उससे अच्छा डेवलप हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस की हम बात करें तो एसी हमारे अब हमारे पास है, और आजकल तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हमारे बल्ब और पंखे तक रिमोट कंट्रोल आ चुके हैं कि आपको उठ करके स्विच दबाने की जरूरत नहीं है। और ऑल दैट हैज़ गिवन बाय द फिजिक्स। हम आपने स्कूल्स की बात कर रहे हैं, अब तो वो दिन लद गए कि जब ऐसे ट्रेडिशनल हमारे क्लासरूम टीचिंग हुआ करती थी। आजकल आपने देखा होगा कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस होती है, कंप्यूटर असिस्टेड आजकल लर्निंग होती है। आजकल आप खुद देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और इवन कि हम आपके साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ऑल दैट इज गिवन बाय द फिजिक्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है एक बून है हमारे सोसाइटी के लिए, कि लेकिन एक ही सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट वी यूज इन द राइट वे। उसके बाद तीसरी बात आती है सोसाइटी के बाद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होती है? अब फिजिक्स में थ्योरेटिकली तो लॉ बन जाएंगे, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकल शेप दे दी जाती है, इंस्ट्रूमेंट बना दिए जाते हैं जिनमें वो लॉ एप्लीकेबल होता है और वो इंस्ट्रूमेंट काम करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी ने हमको क्या दिया है? एक तरफ से शुरू हो जाइए। एक जमाना था बैलगाड़ी चला करती थी, टांगे हुआ करते थे। आज आपके सामने इंजन है, हीट इंजन है, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, उससे पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे। और ये एक इसका एस्पेक्ट आ गया। उसके बाद दूसरा आपने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको स्टडी करने से हमें क्या फ़ायदा हो गया कि रेडियो, टेलीविज़न, वायरलेस, हमारी जितनी हमारी चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब जैसे मैंने आपके साथ बात की
इस टीवी की एक जमाना हुआ करता था, एंटीना के साथ चलाया करते थे। आजकल हमने क्या किया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने स्पेस में भेज रखे हैं और वो हमारी मदद करते हैं। हमारे घर बैठे हुए टीवी एकदम बढ़िया से चलेगा, हमें एंटीना बार बार हिलाने की जरूरत नहीं है। डिश टीवी हमारे घर में चलता है। अभी आप डिश टीवी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आप अगली क्लास में जाकर के एंटीनाज वगैरह पढ़ेंगे कि हमारे कितने तरह के होते हैं। फिर उसके बाद ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने भेजे हैं वो वहाँ से क्या करते हैं, फोटो लेकर के तो हमारा प्रेशर या वेव्स कैसी चल रही हैं उसके अनुसार हमको वेदर फोरकास्ट करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हमारी टेली कम्युनिकेशन कॉल जो होती हैं उनमें हमारे को जो बहुत मदद ये करती हैं। उसके बाद न्यूक्लियर फिशन, उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कामयाब हो गए। उसके बाद हमने एटम बम बना दिया, वो तो अलग बात है। ये तो इट वाज द सेकंड फेज ऑफ द काइंड की, उसको हमने सोसाइटी के लिए जो खतरा ही हमारे लिए बन गया, बट ये एक देन थी, उसको अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते थे और कर सकते हैं। और ईश्वर करे सबको सद्बुद्धि दे, अच्छे ही रास्ते पर इसको यूज़ किया जाए। उसके बाद कंप्यूटर हमारे सामने सबसे बढ़िया देन है फिजिक्स की। उसकी मदद से आप एक एक साल का जो आपका काम है वो आप चंद मिनटों में कर सकते हैं। सारी कैलकुलेशन बढ़िया से एकदम से उससे हो जाती है। और उसके साथ आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट तो आज एक बून है, फिजिक्स की हमारी टेक्नोलॉजी की बून है, तो हमारी सोसाइटी को एक वरदान है। लेकिन एक ही शर्त है कि अगर हम उसका जुडिशियस और अच्छे के लिए यूज़ कर पाएँ। इसलिए फिजिक्स का रिलेशन साइंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और सोसाइटी के साथ, इसका चोली दामन का इसका साथ है। और सिर्फ एक ही बात हम ख्याल में रखें कि जो चीज़ हमें मिली है, अगर हमें एक अच्छी चीज़ मिली है और उसको अच्छे से ही हम यूज़ करें। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट द introduction of the physics, scope and excitement, and the relation of the physics with science, society and technology. अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर